हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डेली करंट अफेयर में 5 अप्रैल के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, UNCTAD फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडनेस इंडेक्स, यानी कि रिसेंटली इंडिया एंड चाइना emerged as the only developing nation with the substantial private investment in artificial intelligence. UNCTAD फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडनेस इंडेक्स जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, उसमें भारत और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पर्याप्त निजी निवेश वाले एक मात्र विकासशील देश बनकर उभरे हैं। ए रिसेंट यूएन रिपोर्ट कैट फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडनेस इंडेक्स ब्रॉट इनटू लाइट इंडिया एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी readiness and AI capability, placing it among the top country globally। ऐसा कि हाल ही में यूएन की रिपोर्ट में ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के इंडेक्स ने प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी रेडनेस और एआई क्षमताओं में भारत की प्रगति को प्रकाश में लाया है, जिसने इसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों में शीर्ष पर रखा है, यानी इट अमंग द टॉप कंट्री ग्लोबली। This growth is crucial as AI is anticipated to influence global economies and job markets। ये वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और नौकरी बाजारों को प्रभावित करने की उम्मीद है। अब इस रिपोर्ट में जो इंडेक्स में आया है कि इंडिया, भूटान, मोरक्को, मोल्डोवा एंड more Lesotho improved due to better human capital, more education, high skill jobs। India ranks 36 on UNCTAD Frontier Technology Readiness Index, improving from the 48 in 2022। यानी कि इंडिया की जो ये रैंक है वो इसमें 36 है और जो 2022 में थी वो 48 थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। This index is evaluates a nation preparedness in ICT deployment, skills, R&D, equity in financial access। ये इंडेक्स आईसीटी पर नियोजन कौशल और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गतिविधि और वित्तीय पहुंच में किसी देश की तैयारी का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट, लॉन्ग स्नॉटेड बाइन स्नेक, यानी लंबी थूथन वाला बेल सांप। Recently, a rare long-snouted vine snake, Ehithula longirostris, was rediscovered in the दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये दुधवा टाइगर रिजर्व में मिला है, जो भी उत्तर प्रदेश में है। This marked its first documented sighting in the state, only the second recorded instance in India। The discovery occurred during a rhino release operation in the Palia division। यानी कि ये मामला जब देखा गया भारत में, ये केवल दूसरा ये इंसिडेंस है। ये जो डिस्कवरी हुई है इसकी इस डिवीजन में यानी पलिया डिवीजन में गेंडे को छोड़ने के अभियान के दौरान हुई है। अब इस जो स्नेक है इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है? द लॉन्ग snouted vine snake is characterized by its long slender body which can be green or brown। ये सांप की पहचान उसके लंबे और पतले शरीर से होती है और ये हरा या भूरा भी हो सकता है। ये prominent features its elongated nose known as a rostrum। This adaptation aids in camouflage among the tree branches and leaves। यानी इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी इसकी नाक होती है वो लंबी होती है, जिसे रोस्टम के रूप में जाना जाता है। ये मोस्टली यानी अपनी जो एडाप्टेशन की में अनुकूलन पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के बीच में ये छलावरण में यानी कैमफ्लॉज में ये जो इसको हेल्प मिलती है, जिसका जो बॉडी होती है हल्की वो जो ग्रीन और ब्राउन की वजह से। The snake is mildly venomous, but its poisonous poses minimal dangers to human। यह सांप हल्का जहरीला होता है लेकिन इसका जहर इंसानों के लिए
कम से कम खतरा पैदा करता है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द तराई रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश नियर इंडो नेपाल बॉर्डर। ठीक, तराई रीजन। It comprises Dudhwa National Park, Kishanpur Wildlife Sanctuary and Katarnia Ghat Wildlife Sanctuary। इसमें ये जो है दुधवा टाइगर रिजर्व, ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य, इन तीनों को मिलाकर यानी इसमें शामिल है। एस्टेब्लिश अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। द रिजर्व सर्व्स एज ए क्रिटिकल हैबिटेट फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। ये रिजर्व जो है वो बंगाल जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसके लिए क्रिटिकल हैबिटेट प्रदान करता है। द एरिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी सपोर्टिंग स्पेसीज सच एज द इंडियन राइनोस, स्वैम्प डियर्स एंड वेरियस बर्ड। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में अधिकता है और ये आपकी जैसे इंडियन राइनो, स्वैम्प डियर इनको सपोर्ट करता है, यानी ये जो स्पेसीज होती हैं वो यहाँ पे रहती हैं। नेक्स्ट डिफेंस में हंसा नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट, CSI इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, यानी इन्होंने CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने साइन किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील विद द प्राइवेट फर्म टू मैन्युफैक्चर हंसा ट्रेनर प्लेन्स, यानी कि इन दोनों ने हंसा ट्रेनर प्लेन के निर्माण के लिए एक निजी फर्म के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पहली बार होगा कि जब भारत में किसी विमान का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित तकनीक के आधार पर किया जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी फुली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इंडिजिनेशनली। अबाउट हंसा 3NG, इसका की फीचर है ये पावर्ड बाय एडवांस फ्यूल एफिशिएंट प्रोटेक्ट सपोर्ट इंजन। इसकी रेंज जो है वो 620 नॉटिकल माइल्स है, 7 ऑफ एंड्योरेंस है, मैक्सिमम क्रूज स्पीड है 98 नॉट, कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, और ये ऑफर्स करता है लार्ज एंड वर्ल्ड क्लास फ्लाइंग ट्रेनिंग इकोसिस्टम स्ट्रेंथन इंडिया एविएशन इंडस्ट्री को। कुल मिला के यही है इसका एक सिग्निफिकेंस फीचर। नेक्स्ट कजाकिस्तान लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट डिस्कवर्ड, कजाकिस्तान में दुर्लभ पृथ्वी का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है। कजाकिस्तान हैज मेड डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। The Ministry of Industry Construction announced the finding of the largest deposit to date of Quireti coal site in the Karaganda region। ये आप याद रखिए, कजाकिस्तान। वाइब्रेंट विलेज program phase 2 approved, and the government of India has recently approved phase 2 of the Vibrant Village program, यानी इसका phase 2 लॉन्च किया है। This initiative aims to encourage comprehensive development in the strategic village along international land border, यानी इसका उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं के साथ रणनीतिक गांवों में व्यापक विकास को प्रोत्साहित करना है। टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर दिस फेज इज 6,839 करोड़, यानी इसका एलोकेशन याद रखना 6,839 करोड़ है। फर्स्ट फेज फोकस ऑन द ब्रिज नियर चाइना बॉर्डर, पहले में जो आपका था वो ब्रिज में नियर जो चाइना बॉर्डर के नियर थे उन पर फोकस था, और सेकेंड फेज में सेलेक्ट किए गए ब्रिज क्रॉस 15 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी उनको उसमें शामिल किया गया, वो ही 2028-29 तक। क्वाड HADR, यानी कि क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, released a joint statement assist to earthquake in Myanmar।
क्वाड का जो पार्टनरशिप है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट के रूप में है, ये याद रखना। जिसका ओरिजिन जो हुआ था इंडियन ओशियन सुनामी 2004 में, जो जिसकी उत्पत्ति 2004 के हिंद महासागर की सुनामी से हुई थी। अब इसका जो क्वाड का बारे में है वो पढ़ते हैं। इसकी बैकग्राउंड है गाइडलाइंस फॉर क्वाड पार्टनरशिप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ इन द इंडो पैसिफिक वर अनाउंस्ड इन द टोक्यो 2022। यानी टोक्यो 2022 में इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए दिशा निर्देश घोषित किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? Respond to the vulnerability of the Indo-Pacific region, augment their capacity and capability, interoperability, and operational synergy to undertake the HADR operation। इसका उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की कमजोरियों का जवाब देना, HADR का संचालन करने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता, अंतर संचालन यानी इंटर ऑपरेबिलिटी एंड परिचालन ऑपरेशनल सिनर्जी के तालमेल को बढ़ाना है। नेक्स्ट, कोच राज बोवेंसिस कम्युनिटी। द आसाम कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू ड्रॉप केसेस अगेंस्ट द कोच राजवंशी कम्युनिटी इन द वेरियस फॉरेन ट्राइब्यूनल्स। ये आपकी कम्युनिटी जो है वो आसाम स्टेट से रिलेटेड है, ये याद रखना। अब इसका बैकग्राउंड जो है, इसके जो रूट्स है, इसकी जो पृष्ठभूमि है यानी ट्रेस रूट है कामता साम्राज्य यानी कोच राजवंश द्वारा शासित जुड़ी हुई है, जिसमें आप वर्तमान में असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। वन हेल्थ अप्रोच, a study for detecting zoonotic spillover in bird-human interactions setting and using the One Health approach was launched by the Indian Council of Medical Research। ये जो लॉन्च किया गया है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा लॉन्च की गई। Zoonotic spillover is the transmission of the pathogen from a vertebrate animal to human। यानी कि जूनोटिक स्पिलओवर एक रोगजनक है जो कशेरुकी जानवर से यानी जिसमें आप वर्टेब्रेट यानी वर्टेब्रेट जिसमें होता है वो जानवर से मनुष्य में संचरण करती है। ट्यूलिप, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन एट वोनेरा जम्मू। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन वोनेरा जम्मू, इन्होंने किया है कि जम्मू ट्यूलिप को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। ये इससे रिलेटेड न्यूज है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो एशिया में वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, वो भी श्रीनगर में स्थित है। ट्यूलिप होता है उसका जो नेटिव है प्लेस है वो सेंट्रल एशिया है और टर्की है। अब आपका वाट फो मंदिर यानी टेम्पल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड वाट चेतुफोन विवन मंगलाराम राजवर महाविहान या वाट फो मंदिर विजिट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। अब इसकी जो लोकेशन है ये बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड है दक्षिण कोचिन आइसलैंड बैंकॉक में यानी बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी पहचान है 46 मीटर लॉन्ग गोल्ड प्लेटेड रिक्लाइनिंग बुद्धा। यहाँ पे जो आध्यात्मिक तौर पे इसमें देखा है कि 46 मीटर लंबे सोने के पर चढ़ी हुई लेटी हुई एक बुद्ध प्रतिमा है जो बुद्ध के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश का प्रतिनिधित्व करती है।
इस मंदिर है वहाँ पे ये फेमस है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी के शाही मंदिर के रूप में वर्गीकृत करना और पारंपरिक थाई थाई मेडिसिन और जो मसाज होता है उसका एक बर्थ प्लेस है और कंसिडर्ड एज द एंड थाईलैंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि थाईलैंड का पहला विश्वविद्यालय जाना जाता है। हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल ड्यूरिंग द reign of the King Rama फर्स्ट चक्री डायनेस्टी। अब इतिहास में राजा राम प्रथम चक्री राजवंश के शासन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। राजा राम चक्री ने इसे और अधिक विस्तारित और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित किया था। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ द झारखंड वर्सेस रुकमा केस मिश्रा क्लैरिफाइड दैट आर्टिकल 311 क्लॉज 1 does not mandate appointing authority to approval to initiate disciplinary proceeding against a state employee। यानी झारखंड राज्य बनाम रुकमा केस मिश्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 311 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी अनिवार्य नहीं करती है। हालांकि अनुच्छेद 311(1) के तहत बर्खास्तगी यानी कि डिसमिसल के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब आपका आर्टिकल 311 के बारे में पढ़ते हैं कि डील्स विद dismissal, removal or reduction in rank of person employed in the civil capacity under the union or the state। यानी इसके अंदर ये होता है कि ये संघ जो ये यूनियन और स्टेट होता है, यानी संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी यानी डिसमिसल, रिमूवल यानी हटाना और उनकी रैंक में रिडक्शन करना उससे संबंधित है, जिसमें आपका आर्टिकल 311(1) मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एनी अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी इसके अनुसार जो नियुक्ति प्राधिकारी जो सिविल सर्विसेज होते हैं उनके लिए जो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट होते हैं कि अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा सिविल सेवा के सदस्यों को बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। यह आर्टिकल 311 क्लॉज 1 कहता है। अब आर्टिकल 311 क्लॉज 2 मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस कैन बी डिसमिस्ड, रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक आफ्टर अकॉर्डिंग टू हिम हर ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड पोस्ट एंड इंक्वायरी। जांच इसके अनुसार ये होता है, जांच के बाद सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद सिविल सेवा के सदस्यों को बर्खास्त से हटाया हुआ पद में कमी की जा सकती है। ये आपका आर्टिकल 311 आपका जो सिविल सर्विस या जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी होती है उनके लिए आपके यूनियन और स्टेट में वर्क करती है उस वहाँ पे उनकी डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक इससे संबंधित है आर्टिकल 311। अब 6th BIMSTEC summit concluded in Bangkok under the chairmanship of the Thailand। यानी कि ये जो 6th BIMSTEC summit थी ये बैंकॉक और थाईलैंड में बैंकॉक में हुई, जो बैंकॉक थाईलैंड में। अब हम लोग पढ़ते हैं BIMSTEC। BIMSTEC को बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन established in 1997 with the signing of the Bangkok Declaration। पहले तो इसकी फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये पूछी जा सकती है। इस्टेब्लिश हुई है 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर। इट इज ए सेक्टर ड्राइवर ग्रुपिंग कंप्राइजिंग ऑफ द 7 मेंबर स्टेट। इसके अंदर 7 सदस्य आते हैं जो बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 कंट्री हैं जो इसके 7 मेंबर स्टेट के रूप में वर्क करते हैं। इट्स चार्टर वाज फाइनलाइज्ड इन द 5th समिट 2022 इन श्रीलंका। ये जो इस जो चार्टर है इसको श्रीलंका में 5वें शिखर सम्मेलन के रूप में अंतिम रूप दिया गया था। अब 6 जो बिम्स्टेक समिट हुई उसके आउटकम के बारे में पढ़ते हैं। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030, फर्स्ट एवर विजन आउटलाइनिंग a strategic plan to build a prosperous, resilient and open pro-Bimptech by the 2030, focusing on the economic integration, connectivity and human security। यानी जो इसका बैंकॉक विजन 2030 है, इसके अनुसार आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिविटी और मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 तक एक समृद्ध, लचीला और खुला या प्रो बिम्स्टेक बनाने के लिए रणनीतिक योजना की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका यह फर्स्ट विजन है। और दूसरा, समुद्री परिवहन सहयोग पर समझौता किया गया है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच समुद्री संपर्क को मजबूत करता है। इम्प्रूव लॉजिस्टिकल इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और ट्रेड कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ये आपके इसमें विजन थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो नेशनल जो शॉर्ट न्यूज़ रहती हैं, यानी शॉर्ट करंट अफेयर में जो एक तरीके से वन लाइनर के रूप में काम करती हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ पढ़ते हैं नेशनल न्यूज़। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स 6,282.32 करोड़ पटना आरा सासाराम कॉरिडोर NH 119A and कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना EIBP इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड इरिगेशन इन बिहार बाई मार्च 2029। यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है कि 6,282 करोड़ की परियोजना पटना आरा सासाराम कॉरिडोर NH 119A और कोसी मेची लिंक परियोजना के अंदर काम करेगी, जिससे मार्च 2029 तक बिहार में कनेक्टिविटी और सिंचाई में वृद्धि होगी। राजस्थान टॉप इन द सोलर इंस्टॉलेशन ऑन रेलवे स्टेशन विद 275 यूनिट। यानी कि राजस्थान स्टेट है जो आपका सोलर इंस्टॉलेशन में जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें टॉप आया है विद 275 यूनिट। इंडियन रेलवे इंस्टॉल 209 मेगावाट सोलर पावर एट 2,249 स्टेशन सर्विस बिल्डिंग। यह याद रखना कि जो आपका सौर ऊर्जा यानी सोलर जो स्टेशन होते हैं उसमें टॉप जो आया है वो राजस्थान स्टेट है। सेंटर टू सेटअप 702 a club model 728 a club model residential school to benefit 3.5 lakh tribal students offering modern education and रेजिडेंशियल फैसिलिटी। यानी सेंटर ने 728 क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप किए हैं जो आपका आदिवासी जो ट्राइबल स्टूडेंट होते हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएगा। जो 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट हैं जो आधुनिक शिक्षा और आवासीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। पार्लियामेंट पासेस ए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 renamed as उम्मीद बिल and repeals मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 फॉर द ट्रांसपेरेंट वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। यानी संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है जिसका नाम बदलकर उम्मीद विधेयक कर दिया है और पारदर्शी वक्फ पर संपत्ति प्रबंधन के लिए मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त कर दिया है। इस तरीके से ये आपने नेशनल न्यूज़ पढ़ी है। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़, यानी कि रसिया लॉन्चेड न्यूक्लियर सबमरीन पर्ल विद जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 8 500 to 1000 किलोमीटर रेंज स्ट्रेंथनिंग नवल पावर।
रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 8 500 टू 1000 किलोमीटर रेंज के साथ परमाणु पनडुब्बी परम लॉन्च की, जिससे नौसेना की शक्ति की मजबूती हुई है। स्ट्रेंथनिंग पावर। Trump proposes reciprocal tariffs could impact India's export to US by adding 27% adjusted tariff, reducing competitiveness. ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रस्ताव रखा है, जो 27% समायोजित टैरिफ जोड़कर भारत के अमेरिका को निर्यात को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपकी जो कम्पिटिटिवनेस होती है वो कम हो सकती है। ये आपका। अब इसके बाद अपॉइंटमेंट न्यूज। सोहिनी राजोला अपॉइंटेड Executive Director at NPCI to lead business development and strategic partnership across payment solution। यानी सोहिनी राजोला को NPCI में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जो भुगतान समाधानों में व्यवसाय विकास और रणनीतिक साझेदारी का नेतृत्व करेगी। NPCI करेंगी। अब आपका अवार्ड फिल्म आकाश श्रॉफ फाउंडर ऑफ द युवा स्पार्क रिसीव नेशनल यूथ अवार्ड 2025 फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली एजुकेशन एंड डिजिटाइजिंग आंगनवाड़ी। यानी युवा स्पार्क के जो फाउंडर हैं आकाश श्रॉफ को प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव और आंगनवाड़ियों को डिजिटल बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये याद रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने आंगनबाड़ी जो होती हैं उनको डिजिटल बनाया है। उस ये फाउंडर हैं, उनको नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है। अब इंडियन आर्मी होस्ट वैटालिक क्रिकेट लीग 2025 एट जुआ स्टेडियम, promoting youth engagement and local Ladakhi blue wet industry। इंडियन आर्मी ने जुआ स्टेडियम में वटालिक क्रिकेट लीग 2025 की मेजबानी की है, जिससे यूथ एंगेजमेंट होगा और स्थानीय लद्दाखी ब्लू वेट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और इसमें वटालिक ए ने टूर्नामेंट को जीता है। अब इसके बाद बुक्स एंड ऑथर न्यूज। वुमेन प्राइज फॉर नॉन फिक्शन 2025 शॉर्ट लिस्ट। इसमें जो वुमेन प्राइज में नॉन फिक्शन में 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है, उसमें आपके लिए जो बुक है जो शॉर्ट लिस्ट की गई है, व्हाट द वाइल्ड सी कैन वी, ये इन्होंने लिखी है हेलन स्केलर ने। रेजिंग हैर क्लो डॉल्टन ने लिखी है। 1000 थ्रीड्स ये नैने चेरी ने लिखी है। द स्टोरी ऑफ द हार्ट ये रेचल क्लार्क ने लिखी है। प्राइवेट रिवोल्यूशन युआन यांग ने लिखी है। एजेंट जो क्लेयर मुलन। ये जो बुक है ये आपकी शॉर्ट लिस्ट की गई है नॉन फिक्शन 2025 के लिए वुमेन। अब रैंक्स। इंडिया रैंक्स 36 इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, यानी इसमें इंडिया की रैंक है 36 और जो 2022 में 48 थी। ड्राइवन बाई AI नैनोटेक एंड ICT डिप्लॉयमेंट। समिट। PM मोदी अटेंड द 6th बिम्स्टेक समिट इन थाईलैंड, यानी 6th बिम्स्टेक समिट हुई वो थाईलैंड में हुई है, बैंकॉक। वहाँ पे PM मोदी ने इसको अटेंड किया है 3 अप्रैल। और इसका मुख्य रूप से जो फोकस है वो ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। इसके बाद मोदी जी श्रीलंका विजिट करेंगे नेक्स्ट इसके बाद बिम्स्टेक समिट के बाद। स्कीम। आसाम लॉन्चेस मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। आसाम ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को लॉन्च किया, जिसके अंदर 8500 फेस्ड
एड फॉर 30 लाख वुमेन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, यानी इसके अंदर 85,000 रुपये जो आपको उद्यमियों को, यानी कि इसके तहत 30 लाख महिला उद्यमियों को 85,000 रुपये तक की चरणबद्ध सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रारंभिक पूंजी के लिए पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। नो रीपेमेंट रिक्वायर्ड फॉर सीड कैपिटल। आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी वर्ल्ड हेल्थ जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को, और इसकी थीम है हेल्दी वेनिंग होपफुल फ्यूचर्स। ये याद रखना जरूर, हेल्दी वेनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, फोकसिंग ऑन मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ अंडर WHO ग्लोबल कैंपेन, यानी WHO के वैश्विक अभियान के तहत मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित ज़्यादा करती है। अब आपकी ऑबिटरी न्यूज़, ऑबिटरी में आपके आते हैं वेटरन एक्टर मनोज कुमार, जो आपका हरि कृष्ण गिरीश गोस्वामी पास अबे 87, यानी जो एक्टर है मनोज कुमार वो 87 की एज में इनका निधन हो गया है। और ये अपने जो पेट्रियोटिक फिल्म है वो कौन थी, हरियाली और रास्ता, इन जो फिल्मों के लिए ये जाने जाते थे। और नेक्स्ट है वेटरन एक्टर रवि कुमार पासेस अवे एट 71, रिमेंबर फॉर हिज वर्क इन इंडियन सिनेमा। और नेक्स्ट जो अनुभवी अभिनेता है रवि कुमार, उनका 71 की एज में निधन हो गया है। तो ऑबिटरी न्यूज़ में वेटरन एक्टर मनोज कुमार और वेटरन एक्टर रवि कुमार, इनका निधन हुआ है। तो इस तरीके से आपने ये करंट अफेयर का जो ये वीडियो लगा है, जो वीडियो जो कवर किया है 5 अप्रैल का, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर में मैं वीडियो लाता रहूँगा, और इस एक टाइम के बाद मैं मंथली करंट अफेयर और हो सकता है 6 मंथ और 1 ईयर के करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन वीडियो तैयार करके मैं इसमें आप लोगों के सामने सबमिट करूँगा। और जिस तरीके से समय के साथ ये जो इम्प्रूवमेंट होगी वो और बढ़ेगी। अगर आपको इसमें कोई कमी अगर दिख रही हो तो उसमें आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।